बच्चों, आज हम लोग एक और स्पेशल टाइप का इंटीग्रेशन का तरीका सीखेंगे। और ये तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े स्पेशल टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। आपके जेई वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं और एमआईटी तक में इस मेथड पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। जैसा कि नाम है कि इसका इंटीग्रल के अंदर वाले पार्ट पे ही हम डिफरेंशिएट करके पहले जो फंक्शन है जिसको हमें इंटीग्रेट करना है उसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद उसको फर्दर सॉल्व करते हैं। एंड इसका शॉर्ट फॉर्म जो है इस मेथड का, इसको बोलते हैं डी यू आई एस। इसका डी ले लिया, इसका यू ले लिया, इसका आई ले लिया, इसका एस ले लिया, डुइस मेथड, ये एक इसका शॉर्ट फॉर्म है जो बोला जाता है इसको। अब हम ये देखते हैं कि ये किस टाइप के, कैसे इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो स्टेप्स इसके इस टाइप से अगर आप देखें, अगर कोई इंटीग्रेशन आपको करना है, सपोज कीजिए एक फंक्शन f है जो x है और उसमें कोई t लिखा है, dx है दो, एंड ये आपने a और b के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हो केवल dx के बीच में। t इज सम अदर वेरिएबल। तो इसको आप क्या करेंगे, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर इस फंक्शन को जो हम इंटीग्रेट हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो t हमारा x से इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम इस एफ एक्स टी को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो क्या ये फंक्शन सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर कुछ सिंप्लीफाई होने के चांस हैं तो इसका मतलब ये तरीका उसमें लगेगा। तो ये तरीका कैसे करते हैं कि इसमें सेकंड स्टेप आता है, आप क्या करेंगे, डी आई बाई डी टी निकालेंगे। एक्स को टच नहीं करेंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में तो आप इंटीग्रेट करना ही है। आप टी के रिस्पेक्ट में इसको पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये अंदर का पार्ट को आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं टी के रिस्पेक्ट में, एक्स को नहीं टच कर रहे हैं। जब एक्स को नहीं टच कर रहे हैं तो एक्स को नहीं टच कर रहे हैं तो बाकी इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा, अगर हम ये मान लें कि ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करने पे कोई फंक्शन सपोज करो ये आ जाएगा जी एक्स टी, जो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन है। एफ एक्स का कोई कॉम्प्लेक्स था, जी एक्स टी कोई सिंपल वर्जन है। तो क्या हो जाएगा, फिर हम अब इसको हम जब एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको और समझ आएगा। अभी आप खाली इसके स्टेप देखिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई ए बी जी एक्स टी एंड डी एक्स। इसको अब हम इंटीग्रेट कर देंगे। अब अगर ये जी एक्स सिंप्लीफाइड फंक्शन है, सपोज करो ई की पावर एक्स आ गया, साइन एक्स आ गया, इस टाइप का जो आपको इसके बारे में पहले पता है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे एक्स के उसमें। जब इंटीग्रेट करोगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो कुछ इस टाइप से आएगी। इसमें क्या होगा, एक्स तो गायब हो जाएगा क्योंकि एक्स की जो भी इंटीग्रेशन करोगे उसकी एक्स की वैल्यू बी रखोगे या ए रखोगे, तो फाइनली जो ये फंक्शन होगा ये केवल टी में कोई वैल्यू आएगी, इस टाइप से वैल्यू आएगी। ठीक है। अब ये डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एच टी आ जाता है। तो इसको दोबारा फिर हम आई कैसे निकालेंगे, आई को दोबारा निकालने के लिए आप क्या करोगे, ये एच टी को फिर डी टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे। ये क्या हो गया, अगर हम फिर से लिख दें यहाँ पे डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू एच टी है। तो इससे हमने क्या किया, इससे आई क्या आ जाएगा, आई निकालने के लिए उसको वापस टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। एंड ये कोई इंटीग्रेशन सपोज करो एफ जी एच, और ये कोई कौन सा फंक्शन इसको हम ले लें, कोई मान लिया कैपिटल एफ, फाइनली कैपिटल एफ टी फंक्शन इंटीग्रेशन आ गया प्लस कुछ कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो बेसिकली जो आई की वैल्यू आपको निकालनी थी कुछ इस टाइप से हो गई। एंड अब वनली थिंग इज कि ये कांस्टेंट सी कैसे निकालोगे। सी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हम शुरुआत में इस जहां से हमने शुरू किया था उसमें हम ये देखेंगे कि आई की वैल्यू किस टी के लिए जीरो हो जाती है, किस टी के लिए आई की वैल्यू जीरो हो जाती है। वो अगर हम यहाँ पुटअप करेंगे टी की वैल्यू, उससे हमें सी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है कि पहले आप डिफरेंशिएट किया सेकेंड वेरिएबल के उसमें जो टी है, फिर उसको हमने सॉल्व कर लिया, खाली ये एक्स का वेरिएबल तो गायब हो गया, दूसरा वेरिएबल रह गया, फिर उसको हमने वापस इंटीग्रेट कर लिया और इस तरह से आ गया
इंटीग्रेशन इस तरह से आ गया। उसके बाद सी का कांस्टेंट निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन हम यहाँ से निकालेंगे कि अगर टी की वैल्यू किस टी की वैल्यू के लिए आई 0 होगा, वो यहाँ पुटअप करोगे तो सी आ जाएगा। अब इन स्टेप्स को जब हम क्वेश्चन में लगाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए किस टाइप से बड़ा इस तरह के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अब ये जैसे इंटीग्रेशन आपको करना है, तो इसको अगर हम कह लें कि ये आई इक्वल टू ये है। अब इसमें क्या है, log x है, x की पावर t है, -1 है, इसको 0 से 1 के बीच में dx के रूप में इंटीग्रेट करना। अब इसमें जैसे हम ये देख रहे हैं कि अभी log x डिनोमिनेटर में है, इसको करना बड़ा मुश्किल काम है। पर जैसे आपको ये फार्मूला पता, a की पावर x कुछ है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें x की रिस्पेक्ट में तो ये क्या आता है, ये a की पावर x log a आता है। ये जो log में ले रहा हूँ e के बेस में ले रहा हूँ, ये मैं मान के चलिए, उसको ln नहीं लिख रहा हूँ, इससे बेस e। तो अब यहाँ पे नीचे log x आ रहा है, तो इसमें अगर आप इस तरह से कंपेरिजन करें तो अगर हम x को यहाँ पे भी फिलहाल x को कांस्टेंट मान के हम अंदर वाला पार्ट अगर इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, तो अगर ये हम इस टाइप से देखें d बाई डी टी x की पावर t करें, जहां हमने x को कांस्टेंट मान लिया है। अभी x को कांस्टेंट मान के हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x को कांस्टेंट के पार्ट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको कंपेरिजन कीजिए। अब यहाँ पे x कांस्टेंट हो गया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी पावर ये हो जाएगी एंड ये log x आ जाएगा। Here x is constant now, हम presuming x is constant, t is variable, तब मैंने डिफरेंशिएट किया है। तो ये जो पार्ट है ये फंक्शन x और t का है। फिलहाल जब चूंकि अंदर पार्ट को हम डिफरेंशिएट करना चाहते हैं t के रेस्पेक्ट में, तो हम x को कांस्टेंट मान लेंगे। तो अगर x को कांस्टेंट मान लोगे तो इस फार्मूले से क्या हो जाएगा, इस टाइप का कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो अगर ये वैल्यू आती है तो अगर आप देखिए, क्योंकि यहाँ पे ये t में केवल एक ही पार्ट है, बाकी तो सब ये log x हम कांस्टेंट मान रहे थे, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, तो न्यूमरेटर में एक log x आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी एक log x है, तो कट जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे ये तरीका हम यूज कर सकते हैं। तो अब ये तरीका देखिए यूज करते हैं तो कैसे करते हैं। हमने पहला स्टेप किया, d बाई डी टी निकालना है, t बाई डी टी इस फंक्शन को निकालना है, तो इसका मतलब x को हम फिलहाल कांस्टेंट मान रहे हैं। जब हम इसको अंदर के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इसको अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x log x को कांस्टेंट मान के। ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये तो कांस्टेंट हो गया log x हम मान रहे हैं, ये अंदर का पार्ट x की पावर t क्या हो जाएगा, dx dt बाई dt, ये x की पावर t log x हो गया एंड -1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, ये 0 हो गया। और ये तो dx लिखा ही रहा, क्योंकि हम dx हम अभी टच नहीं कर रहे हैं, उसको प्रेज्यूम कर रहे हैं कि ये फिलहाल फिक्स है कांस्टेंट। बेसिकली इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन कहते हैं, जो जहां पे दो वेरिएबल होता है, तो एक को हम फिलहाल कांस्टेंट मान के दूसरे को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर दूसरे को कांस्टेंट करके उसको करते हैं। ये आप हायर उसमें पढ़ोगे, बट यहाँ पे मान के चलो जब हम x में हम t के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x को एज ए कांस्टेंट मानेंगे, इसको पार्शियल डेरिवेटिव बेसिकली बोला जाता है। तो अब देखिए इसमें ये क्या हो गया, तो कट गया। अब बचा क्या अंदर, 0 to 1 x की पावर t dx। अब देखिए अब ये आसान हो गया। अब क्या हो गया, तो x की पावर n टाइप से कुछ सिचुएशन हो गई। अब इसको आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। इसको क्या करोगे, x की पावर t प्लस 1 डिवाइडेड बाई t प्लस 1, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप निकालोगे 0 से 1 के बीच में, दैट इज इक्वल टू पहले x की वैल्यू आप 1 रखोगे, 1 अपॉन t प्लस 1 आ जाएगा, फिर x की वैल्यू 0 रखोगे, 0, तो ये बेसिकली वैल्यू इतनी आ गई। तो अगर आप ये देखें, इसमें हमने क्या निकाल लिया, इसमें हमने निकाल लिया डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी प्लस 1। आया? अब x का तो सीन खत्म हो गया। अब हमें फाइनली निकालना आई है, क्योंकि हम शुरुआत तो इंटीग्रेशन की यहाँ से किए थे। ये देखिए i इक्वल टू दिस था,
हमें डी आई बाई डी टी पता चल गया है, डी आई बाई डी टी पता चल गया है, तो आई निकालना है। तो आई कैसे निकालोगे, इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दोगे, तो आई इससे क्या हो जाएगा, इससे आई क्या निकलेगा, आई इसको निकलेगा कि 1/t+1 को आप dt के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे इसको। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो ये भी बड़ी सिंपल है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, log t+1 प्लस एक कांस्टेंट c। ये बेसिकली अब इंडिफरेंट इंटीग्रल को आप इंटीग्रेट कर रहे हो, वहां पे डेफिनेट वाला पार्ट था। तो i इक्वल टू ये आ गया। अब ओनली थिंग नाउ आपको पता लगाना है कि c की वैल्यू क्या है। अब c की वैल्यू कैसे निकालोगे, ये देखिए, c की वैल्यू कैसे निकालोगे आप ये देखिए, c की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब हम यहां पे देखें कि t की किस वैल्यू के लिए i की वैल्यू 0 है। देखिए t इक्वल टू यहाँ पे अगर 0 रखें आप, यहाँ पे अगर t इक्वल टू 0 हो, इफ t इक्वल टू 0, इसमें अगर आप 0 रख दोगे तो x की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो i की वैल्यू 0 है t इक्वल टू 0 पे, तो वो ये चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। तो i इक्वल टू 0 है, ये t इक्वल टू 0 पे हम क्या निकालना है, i इक्वल टू 0 हो गया, और दैट इज log 0 + 1 + c, एंड ये क्या हो गया, log 1, ये भी 0 हो गया, log 1 की वैल्यू 0 हो गई, ये 0 हो गया, प्लस c हो गया, तो बेसिकली c इज इक्वल टू 0। तो आंसर आपका फाइनल क्या आ गया, आंसर आपका आ गया i इज इक्वल टू log t+1, ये आपका आंसर आ गया। तो देखा आपने स्टेप क्या किया था, किस किस तरह से पहले डिफरेंशिएट किया अंदर के फंक्शन को दूसरे वेरिएबल के फॉर्मेट में, फिर उसको सिंप्लीफाई कर लिया, फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया एक बार, फिर दोबारा फिर से इंटीग्रेट हुआ दूसरे फंक्शन में, और इस तरह से आंसर आ गया। तो इसमें कई बार देखो तरीका बदल सकता है, कुछ तो लगता है इसी में अगर कर दे x की पावर t की जगह पे मान लिया x की पावर 7 लिख दे, 9 लिख दे, तो x की पावर अगर 9 लिख दे यहाँ पे, अगर ये क्वेश्चन यही हो जाए कि x की पावर यहाँ पे 9 हो जाए, ये x की पावर 9 - 1/log x हो जाए, ये dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो थोड़ा सा चेंज हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें इस टाइप के क्वेश्चन में इसको हम दो वेरिएबल का अंदर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इसको हम दो वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, 9 की जगह पे हम कोई t ऑलरेडी लिख देंगे, t लिख देंगे, कुछ भी और फंक्शन y लिख दो, व्हाटएवर, एंड फिर अब ऐसे ही लगाओगे, और फाइनली जब ये आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ गया, जब आपका यहाँ पे आंसर आ गया, तो t की वैल्यू जो है वहां पे 9 थी, तो 9 रख करके फाइनल आंसर आ जाएगा। तो एक तो ये मैंने एग्जाम्पल बताया। एक और एग्जाम्पल इस टाइप का लेते हैं, इसमें भी वही हाल देखिए, इसमें भी डिनोमिनेटर में x है, इसको कैसे गायब कर सकते हैं। आपको पता है कि जैसे d e की पावर ax dx क्या होता है, ये क्या होता है, ये आ जाता है a e की पावर ax, मतलब a बाहर आ जाता है। एंड इसी को अगर अभी हमने x को वेरिएबल मान कर रखा था, इसको अगर y वेरिएबल मानकर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो क्या होगा, तो x बाहर आ जाएगा और ये a की पावर x हो जाएगा। यहाँ पे d/dx निकाला, यहाँ पे हमने d/dA निकाला, हमने a को वेरिएबल माना तो x बाहर आ गया। उसी फार्मूले को हमने इस बार में भी मतलब कर सकते हो, वहां पे x वेरिएबल है तो वो हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, तो x बाहर आ सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हम मान लें कि यहाँ पे अब देखिए, इसको भी अगर हम a को वेरिएबल मान के x को फिक्स मान करके इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो एक इस तरह का x बाहर आ जाएगा जो इससे कट जाएगा, तो डिनोमिनेटर गायब हो जाएगा, फिर इसको सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो हम वही करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरीके से कर सकते हैं, आइदर पहले a से डिफरेंशिएट कर दो या b से डिफरेंशिएट करो, दोनों से कर सकते हो, कोई आंसर आराम से आ जाएगा। तो फर्स्ट तरीका हम क्या करते हैं, हम इसको di/dA करते हैं। x को फिलहाल मैंने टच नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट कर लिया है इसको।
तो ये 0 टू इन्फिनिटी, ये 1/x अलग लिख लिया, एंड अंदर वाला पार्ट को, इसमें b कांस्टेंट है, x कांस्टेंट, केवल a को हम वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो केवल यही पार्ट डिफरेंशिएट होगा। तो ये जब पार्ट डिफरेंशिएट होगा तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 बाहर आ जाएगा, सॉरी माइनस x एक बाहर आ जाएगा, एंड ये हो जाएगा e⁻⁻x, एंड ये पूरा पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा, ये इसके लिए पूरा पार्ट कांस्टेंट रहेगा, e⁻⁻bx, b इसका कांस्टेंट, x को भी हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो ये पार्ट तो पूरा 0 ही हो जाएगा, ये वैल्यू इतनी ही आ गई, ये dx हो गया, 1/x को बाहर ले लिया, फिर अब ये अंदर ये हो गया, इसको हम खाली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये -x e⁻⁻x, ये वाला पार्ट b तो कांस्टेंट है, ये x को भी कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो ये भी पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसमें देखिए x ये कट गया, ये आया क्या, ये हो गया -0 टू इन्फिनिटी एंड e⁻⁻x dx, ये हो गया। अब सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम आराम से इंटीग्रेट करना चाहें तो इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, ये जाएगा e⁻⁻x, ये x के उसमें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई -x, ये -1 -a नीचे आ गया, और एक माइनस से पहले का माइनस है, ये वाला माइनस, तो ये माइनस ही रहा, ऐसे ये आ गया, ये 0 टू इन्फिनिटी। अब देखिए ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, तो ये बेसिकली होगा e⁻⁻x 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करिए। अब इसमें x की वैल्यू इन्फिनिटी ये रखोगे, x की वैल्यू यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे, e⁻⁻⁰ हो गया, माइनस e⁻⁻a इंटू 0 हो गया। तो ये तो पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया 0, एंड ये पार्ट हो गया -1 हो गया, हाँ -1 हो गया, सॉरी यहाँ पे एक ए भी था, यहाँ पे एक ए भी था, ये ए भी था, तो ये इसके नीचे डिवाइडेड बाई 1/a भी होगा, ये वैल्यू आ गई फिर से ले देते हैं, ये वैल्यू आ गई e⁻⁻⁰ माइनस 1/e⁻0 1/a। तो ये तो e⁻⁰ आल्सो इन्फिनिटी, तो 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी 0, ये वैल्यू आ गई, ये तो पार्ट 0 हो गया, ये क्या हो गया, e⁻0 इज 1, तो ये -1 हो गया 1/a। तो बेसिकली ये वैल्यू आ गई -1/a। तो -1/a क्या आया, अब ये देखिए -1/a था क्या, -1/a इज ये di/dA, तो di/dA इज -1/a, ये आ गया। अब बड़ा सिंप्लीफाई हो गया। अब खाली अब इसको अगर से आई निकालना है तो कैसे निकालोगे, दोबारा इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, -1/a को dA के उसमें इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, -log a प्लस एक कांस्टेंट c आ गया। अब हमारा क्वेश्चन खाली अब ये रह गया कि कांस्टेंट c कैसे निकाला जाए। तो फिर वही तरीका हम निकालेंगे। कांस्टेंट c निकालने के लिए a की किस वैल्यू के लिए i की वैल्यू 0 है, तो पहले वाली i की वैल्यू थी वो 0 है, वो a की किस वैल्यू के लिए i की वैल्यू 0 है। तो अगर a की वैल्यू यहाँ पे देखिए, a की किस वैल्यू के लिए i की वैल्यू 0 निकलेगी, आप ये निकालने की कोशिश कीजिए। तो
ए की वैल्यू अगर हम 0 रख दें यहाँ पे, नहीं ए की, हाँ ए की वैल्यू अगर माइनस बी लिख दें, ए इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू बी अगर हो जाता है तो ये पार्ट 0 हो जाता है, न्यूमरेटर 0 हो जाता है, तो क्या हो जाता है, आई इक्वल टू 0 हो जाता है। ए की वैल्यू बी हो तो आई इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये चीज हम यहाँ पे ये यूज करेंगे यहाँ पे, तो ए की वैल्यू अगर बी रख दिया जाए तो आई की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 0 कब होगा, जब माइनस log बी हो। इससे क्या आ जाएगा, c इक्वल टू log बी। अब ये वैल्यू आप आई पे पुटअप कर दीजिए, आई इक्वल टू क्या हो गया, माइनस log ए प्लस log बी, दैट इज इक्वल टू log बी बाई ए। आंसर आ गया। तो ये तरीका जो आपने देखा कि पहले डिफ्रेंशिएट करके जो इंटीग्रेशन के अंदर के पार्ट को है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उसको dx के उसमें पूरा इंटीग्रेट कर देते हैं। जो फाइनल वैल्यू आती है वो जो नए वेरिएबल के फॉर्म में होगी तो उसको दोबारा फिर से उसके फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे एंड देन फाइनली कांस्टेंट सी निकालेंगे और इस तरह से सोल्यूशन आ जाता है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आ सकते हैं इसमें, तो इस पे और भी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए और फिर आएंगे हम कुछ और अच्छी सी ट्रिक लेकर के। थैंक यू।